हेलो दोस्तों। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइंस पेडागोगी यानी कि एसएसटी शिक्षा शास्त्र। आपको पता होगा कि सीटेट पेपर 2 में कुल इससे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 40 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के हल्के से पोर्शन से रहते हैं और 20 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है पेडागोगी से पूछा जाता है। तो मेरा आज का वीडियो टोटली जो 20 क्वेश्चन एसएसटी पेडागोगी के पूछे जाते हैं उसी पे फोकस है। हमने इन 60 प्रश्नों के कलेक्शन में इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के प्रश्न सेट किए। अगर आप इसको बनाते हैं तो ये ना सिर्फ आपको सीटेट पेपर 2 में हेल्प करेगा, बल्कि ये वीडियो आपको स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 में भी काफी मदद करने वाला है, या कोई भी अगर आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको काफी हेल्प करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा छात्रों को ऐतिहासिक तिथियों को याद कराना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग और सामाजिक वास्तविकता की समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल भौगोलिक मानचित्रों का अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तथ्य रटाना। तो देखिए, जब आप इस प्रश्न को बनाएंगे तो छात्रों को ऐतिहासिक तिथियों को याद कराना, ये सीधे गलत है। याद कराने से ज्यादा बच्चों को क्या करना है, तार्किकता पे ध्यान देना है और समालोचनात्मक चिंतन पे ध्यान देना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब सेकंड ऑप्शन हमारा छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन और सामाजिक वास्तविकता की समझ विकसित करना, ये हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी की तरफ, केवल भौगोलिक मानचित्रों का अभ्यास कराना। तो आपको सीटेट के एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में केवल आ जाए तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ ये वाला पोर्शन मिटा देते। और फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या है, तो फोर्थ हमारा ऑप्शन है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तथ्य रटाना। तो बताइए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अगर तथ्य को रटा दे तो पढ़ने का वास्तविक मतलब क्या है, कि हमारे जीवन में वास्तविक बदलाव आना चाहिए, एक बच्चे के जीवन में चहुमुखी विकास होना चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में समालोचनात्मक चिंतन और सामाजिक वास्तविकता की समझ विकसित करना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में किन विषयों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और गणित। ऑप्शन नंबर सी हमारा समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल इतिहास और भूगोल। तो आपको पता होगा, अगर आप एसएसटी पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफी आसान प्रश्न है। एसएसटी के अंदर हम किन किन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स और इकोनॉमिक्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल तथ्यात्मक और अपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा विश्लेषणात्मक और बहु आस्पेक्ट और संवादात्मक। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल सैद्धांतिक और अमूर्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा संकीर्ण और रूढ़िवादी। तो देखिए, इस प्रश्न को आप एग्जाम हॉल में कैसे बनाएंगे, तो पढ़ते वक्त ही बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं केवल तथ्यात्मक और अपरिवर्तनीय, तो केवल वर्ड आ गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है।
अब चलिए उसी तरह केवल ऑप्शन सी में आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। संकीर्ण और रूढ़िवादी, ये दोनों निगेटिव वर्ड है। जब हम निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का सीरीज कराएंगे तो आपको बहुत सारे मतलब 30 से 35 हम आपको ऐसे वर्ड्स कराएंगे निगेटिव जो सीटेट एग्जाम में कभी भी सही नहीं होते हैं। तो यानी ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या, विश्लेषणात्मक, बहु एस्पेक्ट और संवादात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण पद्धति सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ऑप्शन नंबर बी हमारा पाठ्य पुस्तक पठन। ऑप्शन नंबर सी हमारा वाद विवाद परियोजना विधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल श्यामपट्ट कार्य। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते तो सबसे पहले इस ऑप्शन को हम उड़ा देते, केवल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है ये भी बता रहे। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण पद्धति सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है? तो सक्रिय भागीदारी किसमें सुनिश्चित करेगी, तो ये करेगी आपका वाद विवाद और परियोजना विधि। वाद विवाद का मतलब क्या है कि बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी उनके तर्क हो, या शिक्षक बच्चे से प्रश्न पूछ सकता है। परियोजना विधि यानी लर्निंग बाय डूइंग, वो किसी परियोजना को, प्रोजेक्ट को तैयार करे और उस पर चर्चा करे। इससे क्या है, इनकी सक्रिय भागीदारी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार की सामग्री को प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल कठिन परिभाषाएं। ऑप्शन नंबर बी अमूर्त सिद्धांत जो जीवन से न जुड़े हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा स्थानीय संदर्भ, मूर्त उदाहरण और केस स्टडीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल विदेशी घटनाएं। तो चलिए बताइए। देखिए दो वर्ड्स को तो आप ऐसे काट देंगे, केवल विदेशी घटनाएं, केवल कठिन परिभाषाएं, दोनों गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को जब आप पढ़ेंगे तो ये कह रहा है अमूर्त सिद्धांत। अमूर्त का मतलब होता है जो आपको दिखाई नहीं दे, यानी आप उसको, अगर आपकी समझ विकसित है तो भावनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से या किसी भी रूप से आप उसको जोड़ सकते हैं। तो कह रहा है अमूर्त सिद्धांत जो जीवन से जुड़े ना हो। तो जब जीवन से जुड़ा नहीं होगा तो उसका कोई यूज नहीं है, ना व्यवहारिक है ना सैद्धांतिक है। तो यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सामाजिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कैसी सामग्री होनी चाहिए, तो स्थानीय संदर्भ, मूर्त उदाहरण और केस स्टडी। स्थानीय मतलब आसपास का, मूर्त उदाहरण जिसे आप आंखों से देख सकते हैं, और केस स्टडी कोई ऐसी घटना घटी है या किसी चीज के बारे में खोज करना या उसकी जांच करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक चिंतन से क्या तात्पर्य है, मतलब सामाजिक विज्ञान में क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा किसी भी कथन या घटना के पीछे के कारणों, निहितार्थों और पूर्वाग्रहों का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल नकारात्मक आलोचना करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा तात्कालिक निष्कर्ष पे पहुंचना। तो चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले ऑप्शन छांटना सीखिए आप। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसे गलत हो जाएगा, केवल नकारात्मक आलोचना करना। उसके बाद हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना, ये तो एकदम गलत ऑप्शन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। किसी भी कथन या घटना के पीछे के कारणों, निहितार्थों और पूर्वाग्रहों का विश्लेषण करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और तात्कालिक निष्कर्ष पे पहुंचना, अगर कोई घटना हो तुरंत आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले घटना का हम लोग कारण जानते हैं, फिर ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन कारणों
को मतलब तीव्रता कैसे मिली, जैसे मान लीजिए आप सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़िएगा तो सेकेंड वर्ल्ड वार की इंट्रोडक्शन भूमिका कैसे तैयार हुआ, इसका पृष्ठभूमि क्या था, कौन कौन से कारण थे, क्या परिणाम हुए, ठीक है ना। इन सारे चीजों को जानेंगे तब ना निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष किसी भी प्रश्न का अंतिम उत्तर होता है निष्कर्ष, यानी कि आप इंट्रोडक्शन मेन बॉडी में जो भी चीजों को जानते हैं उसको कंक्लूजन के रूप में लिखते हैं, इसी को निष्कर्ष कहा जाता है। तो पहले हम क्या पहुंचेंगे, फर्स्ट और सेकंड पे, डायरेक्ट लास्ट पे तो नहीं पहुंच जाएंगे, इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपकी कक्षा में विविधता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा एक बाधा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हमारा एक संसाधन और समृद्ध अनुभव के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हमारा नजरअंदाज करने योग्य तथ्य के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हमारा अनुशासनहीनता के कारण के रूप में। तो देखिए आपकी कक्षा में विविधता मतलब डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी से आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं खान पान की विविधता है तो आप दूसरे जगह के बहुत सारे डिशेज को सीख सकती हैं बनाना, या वो आपको सिखा सकता है, आप उसको कुछ सिखा सकती हैं। पहनावा जो है अलग अलग है, परिधान अलग अलग है। तो एक बाधा के रूप में, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाधा नहीं है। एक संसाधन और समृद्ध अनुभव के रूप में एकदम ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि संसाधन क्या है, जो हमारे यूज में आता है वो सभी चीज क्या है, संसाधन है। और आपके पास विविधता के कारण एक अच्छा अनुभव भी प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ हैं, नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, वहां लोग क्या खाना पसंद करते हैं, सुबह में क्या खाते हैं, कितना रोचक चीज है। तो एक आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और ये आपको एज ए रिसोर्स भी काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का बात करेंगे, नजरअंदाज करने योग्य तथ्य के रूप में, तो एकदम गलत है, क्योंकि सीखने का मौका आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी अनुशासनहीनता के कारण के रूप में, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत। जब तक आप अनुशासित नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। एक प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त थे, उन्होंने कहा था कि अनुशासन के बिना शासन करना संभव नहीं है। अगर आप दूसरों पे शासन करना चाहते हैं तो अपने आप में पहले आप क्या बनिए, अनुशासित बनिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्रोत आधारित प्रश्न, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये छात्रों को केवल रटने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा, ये छात्रों को ऐतिहासिक साक्ष्यों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने पर का अवसर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा, इनमें पाठ्य पुस्तकें भारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, इनका मूल्यांकन करना आसान होता है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, तो ये छात्रों को केवल रटना क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये छात्रों को ऐतिहासिक साक्ष्यों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर देते हैं, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी पे बात करेंगे, तो इनसे पाठ्य पुस्तकें भारी हो जाती है, गलत है। इनका मूल्यांकन करना आसान होता है, एकदम गलत है। जब हम किसी चीज का कारण जानते हैं फिर उसको हम डीप एनालिसिस डीप स्टडी करते हैं, फिर हम क्या पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, ऐतिहासिक साक्ष्यों का विश्लेषण करने और कंक्लूजन निकालने का क्या करते हैं, अवसर देते हैं। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, छात्र स्वतंत्र रूप से सीखते और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा, शिक्षक का कार्यभार कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, इसमें मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा, केवल रटने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम इस प्रश्न को बनाते तो पढ़ते के साथ हम टिक कर लेते कि कौन कौन ऑप्शन का कंडीशन सही है। जैसे छात्र स्वतंत्र रूप से सीखते हैं और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक ज्ञान मतलब अप्लाइड नॉलेज, डूइंग बाय लर्निंग। अगर आप किसी चीज को करके सीखते हैं तो परियोजना कार्य क्या है, आपको खुद से करना है, बनाना है, तो यानी इससे आपको व्यवहारिक नॉलेज प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
अब ऑप्शन नंबर बी पे बात कीजिएगा तो शिक्षक का कार्यभार कम हो जाता है। नहीं, अगर परियोजना में कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो शिक्षक क्या करता है, उसको फिर से सुधार करता है। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, बी गलत है। इसमें मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, इसमें भी मूल्यांकन होती है। आपका प्रोजेक्ट वर्क देख करके भी आपको मार्क्स दिया जाता है, यानी ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। केवल रटने की क्षमता बढ़ती है। जब किसी चीज को हम करके सीखते हैं तो इसमें रटने की कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लिंग भेद, जेंडर स्टेरियोटाइप्स को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप जब हमारा और 2-3 प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। तो हाँ, बात सही है कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शंस आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, या सही जो ऑप्शन है वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप में मिलेगा। तो इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि देखे और वीडियो को स्किप कर दिए। इस प्रश्न के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा इस सीरीज के अंदर। और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप वैसा परफॉर्म करते हैं तो आप 150 बाई 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए आइए ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। पारंपरिक भूमिकाओं को ही दोहराना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िवाद चित्रण पर चर्चा करनी चाहिए और समान अवसर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, केवल लड़कों को नेतृत्व के अवसर देने चाहिए। तो देखिए, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, लिंग भेद, इसमें क्या होता है कि महिला ये नहीं कर सकती है, पुरुष ये नहीं कर सकता है, यानी मेल फीमेल के बीच विभेद करना। तो इसको दूर करने के लिए शिक्षक को पारंपरिक भूमिकाओं को ही दोहराना चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िवाद चित्रण और चर्चा करनी चाहिए और समान अवसर देने चाहिए, बहुत अच्छी बात। इक्वलिटी आएगी, इससे जेंडर स्टीरियोटाइप्स खत्म होगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, लड़कों और लड़कियों को अलग बैठाना चाहिए, ये गलत है। इससे क्या होगा, अगर लड़कों और लड़कियों को हम अलग बैठाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे जेंडर स्टीरियोटाइप्स बढ़ेगा। केवल लड़कों को नेतृत्व का अवसर देना चाहिए, यानी लड़कियों को आप कम समझ रहे हैं, तो ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, तो इससे कम नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सतत व्यापक मूल्यांकन डबल सीई के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा, केवल सत्र के अंत में एक लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी हमारा, केवल मौखिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी हमारा, वर्ष भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया जिसमें शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पक्ष शामिल हो। ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी मानक के मनमाना मूल्यांकन। तो देखिए, मनमाना वर्ड भी निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। केवल सत्र के अंत में एक लिखित परीक्षा होनी चाहिए। जब सत्र के अंत में लिखित परीक्षा होगी तो सतत मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि बच्चे के प्रॉब्लम्स को आप नहीं रीड कर पाएंगे या सुधार नहीं कर पाएंगे। 1 साल के बाद अगर कोई बच्चा 5 में तो 6 में जा रहा है, तो एक ही आप एग्जाम लिए, या तो फेल करेगा या तो पास करेगा, यानी उसको सुधार करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये सतत मूल्यांकन है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल मौखिक परीक्षा होगी तो उसमें रिटन स्किल, थॉट स्किल, राइटिंग स्किल, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, यानी ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो एक ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया जिसमें शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पक्ष शामिल हो। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सहायक उपकरण टीएलएम भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ग्लोब और मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा, केवल ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा, रासायनिक चार्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा, प्रयोगशाला के उपकरण। तो टीएलएम, ठीक है, टीएलएम भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा हो सकता है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ग्लोब और मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी, केवल ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक चार्ट। ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला के उपकरण। तो देखिए, केवल ब्लैक बोर्ड, केवल लग गया तो ऑप्शन गलत है। रासायनिक चार्ट, तो सिर्फ रासायनिक चार्ट का कोई यूज ही नहीं है ज्योग्राफी के अंदर, ये तो केमिस्ट्री के अंदर आएगा।
प्रयोगशाला के उपकरण, तो प्रयोगशाला के उपकरण आपको क्या चाहिए? ज्योग्राफी पढ़ने के लिए प्रयोगशाला के उपकरण से ज्यादा जरूरी क्या है? ग्लोब और मानचित्र है, क्योंकि आप जब भी ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे तो 60% चीजें तो आप ग्लोब और मानचित्र से सीख जाएंगे। 40% ही आपको कंसेप्चुअल चीजें पढ़नी है, जैसे कि आप पढ़िएगा अलग अलग सिद्धांत है, जैसे निहारिका सिद्धांत पढ़िएगा, ऑटो स्मिथ, ये सब जो थ्योरीज वगैरह आप पढ़िएगा, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह, तो यही सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में सीखनी है, बाकी सब कुछ तो ग्लोब और मानचित्र है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह केवल मनोरंजन का साधन है। ऑप्शन नंबर बी है, यह वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़कर ज्ञान को मूर्त बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, इससे समय की बर्बादी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, इसमें कोई शैक्षणिक मूल्य नहीं होता। तो चलिए बताइए, तो यह केवल मनोरंजन का साधन है, ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। यह वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़कर ज्ञान को मूर्त बनाता है, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, इसमें समय की बर्बादी होती है, गलत है। समय की बर्बादी नहीं होती है, सीखने का ज्यादा मौका मिलता है। इसमें कोई शैक्षणिक मूल्य नहीं होता है, नहीं, बहुत सारे शैक्षणिक मूल्य होते हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? गलत। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शिक्षण के दौरान शिक्षक को किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? अब क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो एसएसटी के टीचर को पढ़ाते समय किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आपका, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर। ऑप्शन नंबर बी है, सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा, शिक्षण की गति बहुत तेज रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा, कमजोर छात्रों को अलग कक्षा में पढ़ाना। तो देखिए, अगर केवल प्रतिभाशाली छात्रों पे ध्यान देते हैं तो ये समावेशी कक्षा हो ही नहीं सकती है। समावेशी का मतलब है कि सभी को आवेश में लेना। समावेशी मतलब सभी को आवेश में लेना या बराबर आवेश में लेना, ठीक है, यानी सबको शामिल करना है आपको इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका हो गया गलत। अब ऑप्शन नंबर बी है आपका, सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता हो, देखिए सभी असमावेशी, तो ये एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका, शिक्षण की गति बहुत तेज करना, बहुत तेज कीजिएगा तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। कमजोर छात्रों को अलग कक्षा में पढ़ाना, कमजोर को अलग कक्षा में पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा तो वहां सभी कमजोर है, तो सभी समावेशी कक्षा होगी नहीं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, छात्रों को दंडित करना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना और उनमें सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा, केवल छात्रों की श्रेणी निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा, शिक्षण पद्धति में कभी बदलाव न करना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को दंडित करना, अगर कहीं भी आ जाए कि बच्चों को दंडित करना है, मारना है, पीटना है, तो ये ऑप्शन आपका सीधे गलत हो जाएगा। छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना और उनमें सुधार करना, मूल्यांकन का मतलब यही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद का ऑप्शन देखिएगा, केवल वर्ड है, ऐसे ही गलत है। शिक्षण पद्धति में कभी बदलाव नहीं करना, अगर नहीं बदलाव कीजिएगा तो क्या होगा? बच्चे को नया चीज सीखने का मौका नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि आप जिस मेथड का उपयोग कर रहे हैं, टीचिंग मेथड का, उससे बच्चा सीखने में असमर्थ हो, तो आपको अलग अलग मेथड का यूज करना चाहिए जिससे बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों पर बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। ऑप्शन नंबर बी हमारा, असमानता और तानाशाही। ऑप्शन नंबर सी हमारा, केवल आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर डी हमारा, केवल धार्मिक कट्टरता। तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे गलत है, दोनों में केवल वर्ड है, यानी ये दोनों गलत है। अब देखिए, असमानता और तानाशाही, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है।
अब एक ऑप्शन बचा हमारा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो आपको पता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य संपन्न समाजवादी, ठीक है, आपको याद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नागरिक शास्त्र का नाम बदलकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्यों किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ताकि पाठ्यक्रम को और अधिक कठिन बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी हमारा, केवल नाम बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ताकि राज्य के औपचारिक संस्थानों के साथ वास्तविक सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं और लोगों को जोड़ा जा सके। ऑप्शन नंबर डी हमारा, राजनीति को पाठ्यक्रम से हटाने के लिए। तो देखिए, सिविक्स का नाम बदलकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्यों किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या गलत है, ताकि पाठ्यक्रम को और अधिक कठिन बनाया जा सके। पाठ्यक्रम को कठिन बनाने का बात ऐसे ही गलत है। केवल नाम बदलने के लिए भी ऑप्शन गलत है। तो देखिए, नागरिक शास्त्र का नाम बदल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि पहले सिविक्स देखिएगा तो सिविक्स के अंदर मोस्टली कानूनों की चर्चा की जाती है और यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो मूल अधिकार मिले हुए हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक सामाजिक राजनीतिक जीवन से लोगों को जोड़ा जा सके, या हमारे क्या अधिकार है सामाजिक और राजनीतिक रियल रूप में। इसीलिए इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी के कारण, राजनीति को पाठ्यक्रम से हटाने के लिए। यह ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। इतिहास शिक्षण में काल रेखा का उपयोग क्यों किया जाता है? टाइमलाइन का। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, घटनाओं के क्रम और उनके ऐतिहासिक संबंधों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा, केवल पन्ने भरने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा, तिथियों को भूलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, इतिहास को जटिल बनाने के लिए। तो देखिए, घटनाओं के क्रम उनके ऐतिहासिक संबंधों को सही स्पष्ट रूप से समझने के लिए क्या किया जाता है? टाइमलाइन का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो केवल पन्ने भरने के लिए, ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी, तिथियों को भूलने के लिए, ऐसे गलत है। इतिहास को जटिल बनाने के लिए, भी गलत है। इन तीनों सेंटेंस को देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव ऑर्डर में है, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भूमिका निर्वाह विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, केवल मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा, विद्यार्थियों में सहानुभूति और विभिन्न दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा, अभिनय कला सिखाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा, पाठ्यक्रम पूरा करना। भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपको दादा का रोल दिया जाए तो आप उसको कैसे निभाएंगे? तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए है, केवल मनोरंजन करना, गलत है। अभिनय कला सीखना है, भी गलत है, आप एक्टर बनने नहीं जा रहे हैं। पाठ्यक्रम पूरा करना है, भी गलत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में भूमिका निर्वाह इसलिए किया जाता है, भूमिका निर्वाह रोल प्ले, ताकि आप सहानुभूति और विभिन्न दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित कर सके। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन पद्धति निदानात्मक डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, सत्र के अंत में ली जाने वाली परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, सीखने के दौरान छात्रों की कमजोरियों और त्रुटियों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी, केवल रटने की परीक्षा लेना। ऑप्शन नंबर डी, बिना फीडबैक के अंक देना। तो बताइए, निदानात्मक डायग्नोस्टिक, तो निदानात्मक मूल्यांकन की जब भी बात की जाएगी तो आपको देखिए यहाँ वर्ड आप पकड़ लीजिए, निदानात्मक यानी कि निदान करना है। तो किस चीज का निदान कीजिएगा? कोई प्रॉब्लम, बीमारी या कुछ पता चलेगा उसी का ना निदान कीजिएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सीखने के दौरान छात्रों की कमजोरी और त्रुटियों का पता लगाइएगा तो उसका निदान कीजिएगा। तो निदानात्मक मूल्यांकन का अर्थ यही है। अगर सत्र के अंत में आप कोई परीक्षा लेते हैं तो इससे कुछ निदान नहीं कीजिएगा, बच्चा फेल या पास करेगा। उसकी कमियों पे, उसकी त्रुटियों पे, उसकी कमजोरियों पे आप किसी तरीके का काम नहीं कर पाएंगे। केवल रटने की परीक्षा लेना गलत
बिना फीडबैक के अंत देना, इसका भी काम गलत है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पूर्वाग्रहों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अगर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत अगर पूर्वाग्रह को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा खुली चर्चा, विविधता का सम्मान और विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी हमारा छात्रों को अन्य संस्कृतियों से दूर रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल एक दृष्टिकोण का समर्थन करना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि पूर्वाग्रह को कम करना, यहाँ ऑप्शन में दे रहा है पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना, गलत। दूसरा है खुली चर्चा, तो ये सही बात है, विविधता का सम्मान और विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराना। अगर किसी बच्चे के मन में कोई पूर्वाग्रह है, जब उससे क्या होती है खुली चर्चा होती है, तो उसके क्या रीजंस हैं, आपके क्या रीजंस है, क्या फैक्ट्स है, क्या सही है क्या गलत है, जब चर्चा की जाएगी तब पता चलेगा। डाइवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए और विभिन्न संस्कृतियों से जब वो बच्चा परिचित होगा तो उसको उसके पूर्वाग्रह क्या होंगे, खत्म होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। छात्रों को अन्य संस्कृतियों से दूर रखना, अगर दूर रखिएगा तो उसका पूर्वाग्रह और क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। केवल एक दृष्टिकोण का समर्थन करना, यानी कि समझ लीजिए कि आप अंधा है, अगर एक दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं तो आप अंधा है, ठीक है, क्योंकि भगवान ने आंखें दी है तो हमें क्या करना है, खुली आंखों से देखना है और सही गलत का एनालिसिस करने के बाद उसका समर्थन करना है। ऐसे भी इसमें केवल वर्ड है तो ऑप्शन ए भी ऐसे ही गलत है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा छात्रों को केवल शेयर बाजार सिखाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा संसाधन उत्पादन वितरण और आर्थिक विकास की बुनियादी समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल धन कमाने के उपाय बताना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बैंक चलाना सिखाना। तो चलिए बताइए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि संसाधन उत्पादन वितरण और आर्थिक विकास की बुनियादी समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर है। अब ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, छात्रों को केवल शेयर बाजार सिखाना, गलत। केवल धन कमाने के उपाय बताना, गलत। बैंक चलाना सिखाना, गलत है। अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या है, संसाधनों का उत्पादन और वितरण और आर्थिक विकास की बुनियादी समझ विकसित करना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा रटने की प्रवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा अवधारणाओं की समझ और वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़ाव पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा कठिन परीक्षाओं पर। तो चलिए बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है, केवल रटने की प्रवृत्ति पर। केवल सैद्धांतिक पक्ष पर, अगर बच्चा सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष जाने तो व्यवहारिक पक्ष नहीं जानेगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं अवधारणाओं की समझ और वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़ाव पर, ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। केवल कठिन परीक्षाओं पर, यह ऑप्शन हमारा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मानचित्र कला कार्टोग्राफी का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के किस विषय का अभिन्न अंग है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इतिहास। ऑप्शन नंबर बी हमारा भूगोल। ऑप्शन नंबर सी हमारा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा राजनीति विज्ञान। तो मानचित्र कला कार्टोग्राफी का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के किस विषय का अभिन्न अंग है? तो एक बच्चा भी बोल देगा कि मानचित्र किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो ये होता है हमारा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खुली पुस्तक परीक्षा ओपन बुक एग्जामिनेशन का मुख्य लाभ क्या है?
ऑप्शन नंबर ए हमारा छात्रों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, यह रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है और विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमताओं का परीक्षण करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, परीक्षा बहुत आसान हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, इससे मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खुली पुस्तक परीक्षा, अगर आपको बुक दे दिया जाए और बोला जाए कि इस बुक से देख करके आपको जवाब देना है, तो इसका लाभ क्या होगा? छात्रों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो जवाब नहीं दे पाइएगा। यह रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है और विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमताओं का परीक्षण करती है। एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। परीक्षा बहुत आसान हो जाती है, गलत बात। इससे मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सी विधि प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा किसी प्रत्यक्षदर्शी का संस्मरण, सिक्के और शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी हमारा किसी इतिहासकार की द्वितीयक पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, फिर हम आगे इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी प्रत्यक्षदर्शी का संस्मरण, सिक्के और शिलालेख प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक तरफा व्याख्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा छात्रों के सवालों को नजरअंदाज करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहना। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, ठीक है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? तो एक तरफा व्याख्यान देना, यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, तो प्रायर नॉलेज को प्रियोर नॉलेज को क्या करना है? न्यू नॉलेज के साथ जोड़ना। यह ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब थर्ड ऑप्शन हमारा है छात्रों के सवाल को नजरअंदाज करना। जब बच्चे को नजरअंदाज कर दीजिएगा तो शिक्षण तो होगा लेकिन लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा। और यहाँ पे बात कर रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहना, केवल मतलब ऑप्शन ही गलत। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। लोकतांत्रिक कक्षाओं में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सत्तावादी, अथॉरिटेरियन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सहयोगात्मक और संवादात्मक यानी कोलैबोरेटिव एंड डायलॉगिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा उदासीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा भयमुक्त नहीं बल्कि नियंत्रणकारी। तो लोकतांत्रिक कक्षाओं में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो देखिए, लोकतांत्रिक कक्षा में पहला ऑप्शन है आपका सत्तावादी, तो सत्तावादी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है सहयोगात्मक और संवादात्मक, एकदम सही आंसर है। लोकतंत्र में क्या करते हैं हम लोग? सुनते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। उदासीन, यह ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप उदासीन नहीं हो सकते, गलत को गलत और सही को सही कहना होगा। भयमुक्त नहीं बल्कि नियंत्रणकारी, नहीं, अगर किसी को नियंत्रण में ले लीजिएगा तो आप ही की बात को बोल पाएगा, तो फिर वो लोकतांत्रिक कक्षा हो ही नहीं सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है? गलत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ।
सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्थानीय मुद्दे को शामिल करने का मुख्य तर्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पाठ्यक्रम को लंबा करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा स्थानीय परिवेश को जोड़कर अमूर्त अवधारणाओं को आसान और सार्थक बनाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा वैश्विक मुद्दों को हटाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल स्थानीय राजनीति पढ़ाना। तो देखिए क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्थानीय मुद्दे को शामिल करने का मुख्य तर्क क्या है? मतलब आसपास के मुद्दे को सामाजिक विज्ञान के अंदर हम क्यों शामिल करेंगे? तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को लंबा करना गलत है। स्थानीय परिवेश से जोड़ करके अमूर्त अवधारणाओं को आसान और सार्थक बनाना एकदम सही बात है। जिन चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं उनको स्थानीय परिवेश से जोड़ करके उनके कॉन्सेप्ट को इजी बनाना है, सार्थक बनाना है, सही है। वैश्विक मुद्दों को हटाना एकदम नहीं है। स्थानीय मुद्दों से हम वैश्विक मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप नर्सरी में पढ़ रहे हैं तो आसपास की चीजों को पढ़ते हैं और धीरे धीरे आप वैश्विक मुद्दों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। केवल स्थानीय राजनीति पढ़ाना, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी हमारा कक्षा में विचार विमर्श के दौरान छात्रों से प्रश्न पूछना और त्वरित प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बोर्ड परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल सत्र के अंत का मूल्यांकन। तो देखिए इसको बनाएंगे तो वार्षिक परीक्षा, ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान छात्रों से प्रश्न पूछना और त्वरित प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर ब हमारा बी क्या है? सही आंसर है। बोर्ड परीक्षा ये गलत हो जाएगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है। केवल सत्र के अंत का मूल्यांकन, ये भी हमारा क्या है? ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान छात्रों से प्रश्न पूछना और त्वरित प्रतिक्रिया देना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूर्तिकरण विजुअलाइजेशन का क्या महत्व है? विजुअलाइजेशन का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए हमारा छात्र अमूर्त ऐतिहासिक या भौगोलिक घटनाओं की मानसिक छवि बना पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इससे कोई लाभ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा यह केवल कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यह याददाश्त कमजोर करती है। तो देखिए छात्र अमूर्त ऐतिहासिक या भौगोलिक घटनाओं की मानसिक छवि बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। बाकी अगर 3 ऑप्शन की बात करेंगे इससे कोई लाभ नहीं होता है, गलत है। यह केवल घटना संबंधित है, ये भी गलत है। कला से संबंधित है, गलत है। यह याददाश्त कमजोर करती है, भी गलत है। तो यानी कि 31 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। भारतीय समाज की विविधता को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा एक रूपता थोपना। ऑप्शन नंबर बी हमारा केस स्टडी, विविध संस्कृतियों के उदाहरण और बहु सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल एक समुदाय पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा विविधता को छुपाना। तो भारतीय समाज की विविधता को समझने के लिए आप क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए? तो एक रूपता थोपना क्या है? हमारा गलत आंसर है। केस स्टडी, विविध संस्कृतियों के उदाहरण और बहु सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाना, ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। थर्ड ऑप्शन की तरफ अगर हम जाते हैं तो केवल वर्ड है तो इसको ऐसे काट दीजिए, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। विविधता को छुपाना है भी गलत है। अगर विविधता को छुपाएंगे तो हमारे अंदर विविधता की समझ पैदा नहीं होगी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी, विविध संस्कृतियों के उदाहरण और बहु सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में तथ्य और मूल्य, फैक्ट एंड वैल्यूज के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है।
ऑप्शन नंबर बी, तथ्य केवल जानकारी देते हैं जबकि मूल्य यह तय करने में मदद करते हैं कि क्या वांछनीय या नैतिक है, दोनों का एकीकृत महत्व है। ऑप्शन नंबर सी, मूल्य का सामाजिक विज्ञान में कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये तथ्य महत्व विहीन है। तो देखिए, अगर इसको बनाएंगे हम लोग, दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, तो तथ्य और मूल्य दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। तो यह ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि मूल्य से ही तथ्य निकल के आता है। तथ्य केवल जानकारी देते हैं जबकि मूल्य तय करने में मदद करते हैं कि क्या वांछनीय या नैतिक है। एकदम सही ऑप्शन है, दोनों का एकीकृत महत्व है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हम, मूल्यों का सामाजिक विज्ञान में कोई स्थान नहीं है, गलत है। तथ्य महत्व विहीन होते हैं, ये भी क्या है, गलत है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में गृह कार्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा, रटने और पुनरावृत्ति वाले लंबे प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक कार्य जो वास्तविक जीवन से जुड़े हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा, बहुत कठिन और बोझिल प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी हमारा, बिना किसी उद्देश्य के कार्य। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में गृह कार्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, रटने और पुनरावृत्ति वाले प्रश्न वाले लंबे प्रश्न, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक कार्य जो वास्तविक जीवन से जुड़े, एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत कठिन और बोझिल प्रश्न, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, बिना उद्देश्य के कार्य, ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक कार्य जो वास्तविक जीवन से जुड़े हों। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अच्छे सामाजिक विज्ञान शिक्षक की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, जो केवल अपने विचारों को थोपे। ऑप्शन नंबर बी, जो छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करे और विभिन्न दृष्टिकोण का सम्मान करे। ऑप्शन नंबर सी, जो केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान दे। ऑप्शन नंबर डी, जो छात्रों को प्रश्न पूछने से रोके। तो देखिए, जो केवल अपने विचारों को थोपे, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि शिक्षा योनि शिक्षक क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, ना कि शिक्षा केंद्रित शिक्षक। जो छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करे और विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बाकी ये दो ऑप्शन को भी देखते हैं, जो केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान दे, एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर डी, जो छात्रों को प्रश्न पूछने से रोके, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, केवल छात्र के अंक दर्ज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के पूरे सत्र के दौरान किए गए कार्यों, प्रयासों और प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, भत्ते का वजन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कागजी कार्रवाई बढ़ाने के लिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है, केवल छात्रों को अंक दर्ज करने के लिए पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के पूरे सत्र के दौरान किए गए कार्यों, प्रयासों और प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, एकदम सही है। बस्ते का वजन बढ़ाने के लिए, यह ऑप्शन गलत है। कागजी कार्रवाई बढ़ाने के लिए, ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इतिहास शिक्षण में सहानुभूति से क्या तात्पर्य है, यानी हिस्टोरिकल एम्पैथी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, अतीत के लोगों के दृष्टिकोण, परिस्थितियों और उनकी भावनाओं को उनके समय के संदर्भ में समझने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा, वर्तमान मूल्यों को अतीत के लोगों पर जबरन थोपना। ऑप्शन नंबर सी हमारा, केवल युद्धों की आलोचना करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा, अतीत से पूरी तरह कट जाना। अगर इन आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं,
ये था क्या, इतिहास के लोगों के दृष्टिकोण, परिस्थितियों और भावनाओं को उनके संदर्भ में समझने का, उनके प्रेफरेंस में समझने का प्रयास करना। सही है। वर्तमान मूल्यों को अतीत के लोगों पर जबरन थोपना, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी, केवल युद्धों की आलोचना करना, गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अतीत से पूरी तरह कट जाना, ये भी क्या है, गलत है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जनसंचार माध्यमों को पढ़ाने का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विज्ञापन निकालना, ऑप्शन नंबर बी हमारा छात्रों में मीडिया साक्षरता विकसित करना ताकि वे समाचार और सूचनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कर सके, ऑप्शन नंबर सी हमारा मनोरंजन के साधन बताना, ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल तकनीकी ज्ञान देना। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जनसंचार माध्यमों को पढ़ाने का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए विज्ञापन दिखाना सीधे गलत है। ऑप्शन नंबर बी छात्रों में मीडिया साक्षरता एकदम सही है, विकसित करना ताकि वे समाचार और सूचनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कर सके। ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन के साधन बताना गलत है। ऑप्शन नंबर डी केवल तकनीकी ज्ञान देना, ये भी क्या है, गलत है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन तकनीक छात्र के व्यवहारिक कौशल और सामाजिक दृष्टिकोण का सबसे अच्छा आकलन करती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी हमारा अवलोकन और सहकर्मी मूल्यांकन यानी ऑब्जर्वेशन एंड पीर असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल लिखित निबंध, ऑप्शन नंबर डी हमारा मौखिक परीक्षा। तो देखिए, कौन सी मूल्यांकन तकनीक छात्र के व्यवहारिक कौशल और सामाजिक दृष्टिकोण का सबसे अच्छा आकलन करती है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में ABCD बताना है तो कुछ भी बता देगा, उससे व्यवहारिक कौशल और सामाजिक दृष्टिकोण का पता नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए, दो में गलत हो गया, इसको मिटा रहे हैं जी। अब चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी है अवलोकन और सहकर्मी मूल्यांकन। तो बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन और सहकर्मी मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गलत है, केवल लिखित निबंध। ऑप्शन नंबर डी मौखिक परीक्षा भी गलत है, इससे छात्र के व्यवहारिक कौशल और सामाजिक दृष्टिकोण का आकलन नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के चित्रों और प्रसंगों का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा पारंपरिक रूप से महिलाओं को केवल घर तक सीमित दिखाने वाला, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, नेतृत्व और व्यवसाय में सक्रिय रूप से प्रदर्शित करने वाले, ऑप्शन नंबर सी है केवल पुरुषों की उपलब्धियों को दिखाने वाले, ऑप्शन नंबर डी हमारा लैंगिक मुद्दा की उपेक्षा करने वाले। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए है पारंपरिक रूप से महिलाओं को केवल घर तक सीमित दिखाने वाले, एकदम ऑप्शन गलत है। महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, पुरुषों की उपलब्धियों, गलत। ऑप्शन नंबर डी लैंगिक मुद्दों की उपेक्षा करने वाले, भी हमारा क्या है, गलत। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मुख्य चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा समस्या की पहचान, परिकल्पना, निर्माण, डेटा संग्रह और निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल शिक्षक द्वारा उत्तर बता देना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिना सोचे समझे कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा समस्या से भाग जाना। तो चलिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य चरण क्या है? तो देखिए, दो वर्ड है, समस्या और समाधान। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, परिकल्पना निर्माण करेंगे, डेटा संग्रह, और लास्ट में हम कहां पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है।
बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, गलत। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? भारत क्या है, बहुत ही विविधतापूर्ण वाला देश है, तो यहाँ सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, केवल एक विशेष संस्कृति पे आधारित। ऑप्शन नंबर बी हमारा समावेशी, जो क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व करे। ऑप्शन नंबर सी हमारा स्थानीय संदर्भों से पूरी तरह मुक्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा अत्यधिक संकीर्ण। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, ये केवल वर्ड आ गया है। ऑप्शन नंबर सी भी देखिएगा, स्थानीय संदर्भों से पूरी तरह मुक्त, ये भी गलत है। अत्यधिक संकीर्ण, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी, जो सभी क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसी वजह से आप एनसीईआरटी क्लास 6 में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही बात किया गया है किसका, तो समाज और संस्कृति की बात की गई है, जिसमें लेह लद्दाख की कहानी और तिब्बत की कहानी का भी क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ, 43 के तरफ, सॉरी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्न पूछने, क्वेश्चनिंग की संस्कृति को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा, इससे कक्षा अनुशासनहीनता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यह जिज्ञासा को जगाती है, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देती है और समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, इससे शिक्षक का समय नष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, यह केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कक्षा में क्वेश्चनिंग संस्कृति को बढ़ावा इसलिए देना चाहिए कि यह जिज्ञासा को जगाती है, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देती है और समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। तो हम लाल टिक मार दे रहे हैं ऊपर से, इसलिए कि आपको सावधानी होगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सामग्री दृश्य श्रव ऑडियो विजुअल साधन के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्लोब, ऑप्शन नंबर बी हमारा मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और शैक्षिक वीडियो, ऑप्शन नंबर डी हमारा श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। तो बताइए, सामग्री दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, तो दृश्य श्रव को कौन बढ़ावा देगी? तो इसको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट्री, जो होता है वो क्या करती है, बढ़ावा देती है, या शैक्षिक वीडियो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी तीन ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, ग्लोब, मानचित्र और श्याम पट्ट, तीनों गलत। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मानव अधिकार और मौलिक अधिकार पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, छात्रों को केवल कानूनी शब्द रटाना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, छात्रों में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत नागरिक बनाना और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा, परीक्षा पास कराना। ऑप्शन नंबर डी हमारा, अदालती कार्यवाही सिखाना। तो चलिए बताइए, मानव अधिकार और मौलिक अधिकार पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को केवल कानूनी शब्द रटाना, यह ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत नागरिक बनाना, मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा पास कराना, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, अदालत कार्यवाही सिखाना, ये भी क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि छात्रों में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत नागरिक बनाना और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ।
सामाजिक विज्ञान में सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, छात्रों समूह में एक दूसरे से सीखते हैं, सामाजिक कौशल विकसित करते हैं और अंतःक्रिया बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा, शिक्षकों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, कक्षा में शोर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, व्यक्तिगत मेहनत कम होती है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है? कोलैबोरेटिव मतलब कोलैब करना एक दूसरे के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छात्र समूह में एक दूसरे से सीखते हैं, सामाजिक कौशल विकसित करते हैं और अंतःक्रिया बढ़ाते हैं यानी इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में विवादास्पद मुद्दों कंट्रोवर्शियल इश्यूज को शामिल करने के बारे में एनसीएफ 2005 का क्या दृष्टिकोण है? तो अगर आपने एनसीएफ 2005 का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके जाके पहले एनसीएफ का वीडियो देखिए, ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, उन्हें पूरी तरह छुपा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, हमें उन्हें बिना किसी चर्चा के छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें कक्षा में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में चर्चा के माध्यम से सुलझाने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा, केवल एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए। तो विवादास्पद मुद्दे को शामिल करने के बारे में एनसीएफ क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उन्हें पूरी तरह छुपा देना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बिना किसी चर्चा के छोड़ देना चाहिए, ये भी गलत है। अगर विवादास्पद है तो जब तक चर्चा नहीं होगा तो तब तक उस पे सही चीजें निकल के नहीं आएगी, कारण नहीं निकल के आएगा, और जब उस पे चर्चाएं होंगी तो सही चीज का पता चलेगा। कक्षा में उन्हें सुरक्षित सम्मानजनक माहौल में चर्चा के माध्यम से सुलझाने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, केवल एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए, एकदम गलत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन उपकरण शिक्षार्थी के व्यक्तिगत गुणों, रुचियों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी हमारा, केवल लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारा, शब्दार्थ परीक्षा। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? मूल्यांकन उपकरण शिक्षार्थी के व्यक्तिगत गुण, रुचियों और अभिवृत्तियों एटीट्यूड्स का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो ये है रेटिंग स्केल और चेक लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 के तरफ। सामाजिक विज्ञान में स्थानीय इतिहास से शुरुआत करने का क्या फायदा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, अमूर्त और दूर की ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के लिए एक ठोस और परिचित आधार मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा, पाठ्यक्रम छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, राष्ट्रीय इतिहास की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऑप्शन नंबर डी हमारा, समय की बचत होती है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में स्थानीय इतिहास से शुरुआत करने का क्या फायदा है? तो इससे यह फायदा है कि अमूर्त जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, और दूर की ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के लिए एक ठोस और परिचित आधार मिल जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर ए। तो ये तीन ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कौशल को बढ़ावा देती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है।
तो आपको बताना है कि कौन सी गतिविधि, इन चारों गतिविधि को हम पढ़ेंगे अभी। आपको बताना है कि अनुसंधान कौशल यानी कि रिसर्च स्किल को बढ़ावा कौन देती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न के उत्तर रटना। ऑप्शन नंबर बी लघु सर्वेक्षण करना, डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी चुपचाप बैठना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल ब्लैक बोर्ड से नोट करना। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है, केवल पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को उत्तर रटना। इससे आप क्या रिसर्च करते हैं, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी है लघु सर्वेक्षण करना, डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी चुपचाप बैठना, ये गलत। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, गलत। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। आज तक जो भी आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो वह लगभग 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है, लेकिन अब से हमने ये तय किया है कि हम इस क्वेश्चन को 60 क्वेश्चन सीरीज का वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको पूरे एग्जामिनेशन हॉल का फील हो। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक साक्षरता क्रिटिकल लिटरेसी का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल कठिन शब्द पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा पाठ्य सामग्री के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों, शक्ति संबंधों और वैचारिक आधारों को समझ पाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा पढ़ना ना आना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल अंग्रेजी पढ़ना। तो देखिए आलोचनात्मक साक्षरता यानी क्रिटिकल लिटरेसी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है पाठ्य सामग्री के अंतर्गत अंतर्निहित पूर्वाग्रहों, शक्ति संबंधों और वैचारिक आधारों को समझ पाना। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सहानुभूति श्रवण एम्पैथिक लिसनिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यह छात्रों को एक दूसरे के अनुभवों और दृष्टिकोणों का सम्मान करना सिखाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इससे कोई शैक्षणिक लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यह केवल औपचारिकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यह अनुशासनहीनता पैदा करती है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 52 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सहानुभूति श्रवण यानी कि एम्पैथिक लिसनिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह छात्रों को एक दूसरे के अनुभव और दृष्टिकोणों का सम्मान करना सिखाती है। तो 52 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा वैधता वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी और पक्षपातपूर्ण होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा व्यापकता यानी कंप्रीहेंसिव। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 53 अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता यानी कि व्यक्ति परकता यानी सब्जेक्टिविटी और पक्षपातपूर्ण होना, यह अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में मॉडल्स और प्रकृतियों का उपयोग क्यों किया जाता है, प्रतिकृतियों का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाबू हमारा बड़ी जटिल वस्तुओं घटनाओं जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना या सम्मारक को मूर्त और सरल रूप में दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा खिलौनों के रूप में उपयोग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल कक्षा सजाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा शिक्षण को कठिन बनाने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में मॉडल और प्रतिकृतियों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है बड़ी या जटिल वस्तुओं घटनाओं जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या सम्मारक को मूर्त और सरल रूप में दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ।
सामाजिक विज्ञान में विषयगत दृष्टिकोण थीमेटिक अप्रोच का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह विषयों को सीमाओं को तोड़कर एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा, यह पाठ्यक्रम को खंडित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, इससे विषय का ज्ञान अलग थलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, इसका कोई लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह विषयों की सीमाओं को तोड़कर एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यह पाठ्यक्रम को खंडित करता है, ये गलत है। इसमें विषयों का ज्ञान अलग थलग हो जाता है, ये भी गलत है। इसका कोई लाभ नहीं है, भी क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा राइट आंसर क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 के तरफ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण विधि डिस्कवरी मेथड का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, छात्र स्वयं खोजबीन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा, शिक्षक सब कुछ पका पकाया देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, केवल रटना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, इसमें कोई प्रयास नहीं करना होता। अन्वेषण विधि हिंदी इंग्लिश है इसका डिस्कवरी मेथड। तो डिस्कवरी मेथड का मतलब क्या है कि किसी चीज को खोजना, खुद से जानने का प्रयास करना। तो आपको चारों ऑप्शन में पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, यानी कि छात्र स्वयं खोजबीन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 के तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, सभी छात्रों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को कक्षा में महत्व देना और उनका जश्न मनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा, किसी सांस्कृतिक विशेष संस्कृति को श्रेष्ठ बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा, सांस्कृतिक चर्चा से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा, केवल बहुसंख्यक संस्कृति को अपनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 57, सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को कक्षा में महत्व देना और उनका जश्न मनाना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सतत मूल्यांकन की सही व्याख्या करता है? यानी कि सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस असेसमेंट का सही एक्सप्लेनेशन कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, केवल वर्ष में एक बार परीक्षा लेना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ नियमित रूप से छात्रों की प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी, कभी मूल्यांकन न करना। ऑप्शन नंबर डी, केवल अंतिम परीक्षा के अंक जोड़ना। तो चलिए, पहला ऑप्शन क्या है? वर्ष में केवल एक बार परीक्षा लेना है। एक बार परीक्षा लीजिएगा तो सतत मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ नियमित रूप से छात्रों की प्रगति का आकलन करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। कभी मूल्यांकन न करना, ये ऑप्शन गलत है हमारा। केवल अंतिम परीक्षा के अंक जोड़ना है, भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत। तो 58 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में आंकड़े और नक्शे, डाटा एंड मैप्स का उपयोग छात्रों में किस क्षमता को विकसित करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, स्थानिक समझ और सांख्यिकी व्याख्या, यानी कि स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग और एस्थेटिकल इंटरप्रिटेशन की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी हमारा, केवल चित्रकारी की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी हमारा, रटने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी हमारा, भाषा सुधारने की क्षमता। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में आंकड़े और नक्शे, डाटा एंड मैप का उपयोग छात्रों में किस क्षमता को विकसित करता है? तो ये करता है स्थानिक समझ और सांख्यिकी व्याख्या, यानी स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग और एस्थेटिकल इंटरप्रिटेशन की क्षमता को क्या करता है? डेवलप करता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आज के सेशन के लास्ट प्रश्न,
प्रश्न नंबर 60 के तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों से क्या उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, वे केवल पाठ्यक्रम का अनुपालन करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा, वे ज्ञान के सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर बने और छात्रों को ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा, वे कक्षा के सख्त अनुशासन बनाए रखें और सवाल न पूछने दें। ऑप्शन नंबर डी हमारा, वे केवल पाठ्य पुस्तक के रट्टू तोते तैयार करें। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वे केवल पाठ्य पुस्तक का अनुपालन करें, एकदम गलत है। पाठ्य पुस्तक के बाहर जाकर के आपको क्या करना है, व्यवहारिक ज्ञान को भी जोड़ के बच्चों को बताना है, जिससे वो उसकी सक्रिय भागीदारी हो सके और वो जानकारी उसके लिए रोचक हो, जिससे वह सीखने के लिए तत्पर हो सके। वे ज्ञान के सुगमकर्ता बने और छात्रों को ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखें, एकदम सही आंसर है। ये बात पियाजे महोदय भी कहते थे। वे कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखें और सवाल न पूछने दें, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। वे केवल पाठ्य पुस्तक के रट्टू तोते तैयार करें, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। तो क्वेश्चन नंबर 60 यानी आज के हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी, वे ज्ञान के सुगमकर्ता फैसिलिटेटर बने और छात्रों को ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखें। तो आज इन 60 प्रश्नों के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आज अगर आप पहली बार हमारे वीडियोज को देख रहे हैं या आप इसी वीडियोज को हमारे चैनल पे फर्स्ट व्यू के रूप में शो कर रहे हैं, तो आप प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज को देखें। अगर आप सीटेट स्टूडेंट हो तो सीटेट का देखें, या स्टैटिक जीके का भी देख सकते हैं, या स्टेट का भी देख सकते हैं। ये वीडियोज आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसको देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।